किसनपुर राज्य के एक छोटे से गांव मणिपुर में गर्मी के तेज और जलते हुए मौसम से पूरे गांव के लोग बेहद परेशान हैं। लखन अपनी पत्नी ममता और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी ने उनकी जिंदगी को इस कदर रखा था कि उन्हें रोज के खाने पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सूरज की कड़ी धूप झोपड़ी में आ रही तपिश और गर्मी ने उनकी हालत को और भी बुरा बना दिया था। अजी, क्या आपको नहीं लगता कि इस गर्मी में जब हम इतना कष्ट सहते हैं तो इस गर्मी से हमें भी कुछ राहत मिलनी चाहिए? और बच्चों के लिए तो कुछ ठंडा करने का भी कोई इंतजाम नहीं है। घर में ठंडी और छाव का तो कोई नामो निशान नहीं है। इस गर्मी से हमारा हाल तो ऐसा हो गया है कि अब तो रात को भी नींद में घबराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा शरीर जल रहा हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये सब हमारी किस्मत है। मेहनत करने के बावजूद कभी कोई मदद नहीं मिलती। ये गर्मी तो जैसे हमें और भी तोड़ देती है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान सकते। हमें अपने बच्चों के लिए जीना है। ममता, कुछ तो रास्ता मिलेगा, बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अजी, क्या करें? इस गर्मी से जूझे हुए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि किसी तरह इन हालातों से बाहर निकल सके। बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें देखकर मन बहुत दुखता है। तुम्हारी बात सही है ममता, लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। कुछ ना कुछ करना होगा। मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हूँ। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे गर्मी के कारण बेहद परेशान थे और ममता हर पल घर के कामों में व्यस्त होकर इस उम्मीद में जी रही थी कि किसी तरह उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। एक दिन ममता रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आकर कहते हैं, माँ, हमें कुछ ठंडी चीज दो ना, बहुत गर्मी हो रही है। पंखा भी नहीं चलता है और हवा भी नहीं आता है। थोड़ा सा पानी या कुछ ठंडा दे दो, हमें बहुत प्यास लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी गर्मी बहुत लग रही है। क्या हमें कभी ठंडा पानी पीने को नहीं मिलेगा? देखो ना माँ, कितनी गर्मी है। क्या हमें कभी आराम से रात को सोने को नहीं मिलेगा? इस गर्मी में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता माँ। ममता के चेहरे पर चिंता और दुख साफ नजर आता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या हमारी बात का बुरा लग रहा है? हमें तो बस थोड़ी सी ठंडी हवा चाहिए, बस इस गर्मी से थोड़ी सी राहत चाहिए। माँ, तुम तो हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ करती हो। हमें पता है कि तुम हमारे लिए सब कुछ करना चाहती हो। माँ, आप बस थोड़ा सा पानी और एक ठंडी हवा की थपकी दे दो ताकि हमें भी राहत मिले। बच्चों, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। इस समय मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी ठंडा देने का सामर्थ्य नहीं है। घर में कोई ठंडी चीज नहीं है और तुम्हारे लिए कुछ करने का दिल बहुत तड़पता है। माँ, तुम चिंता मत करो, हम आपकी परेशानी को समझते हैं। हम भी कभी ना कभी खुश होंगे, बस आप हमें प्यार करती रहो। तुम दोनों की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। बच्चों, तुम लोग हंसते हो तो लगता है जैसे मेरी सारी तकलीफें कम हो जाती हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल नहीं पाता। फिर भी तुम दोनों को खुश देखना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। दूसरे कमरे में बैठे हुए लखन ने यह सुना और उसका दिल बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बर्फ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। कैसा बाप हूँ मैं, अपने ही बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। 2 घूंट ठंडा पानी भी नहीं दे सकता। क्या इन्हीं हाथों से मैं अपने परिवार का सहारा बनने चला था? इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में कभी जरूरतें पूरी नहीं होती। ये गर्मी तो जैसे मेरे हालात का भी मजाक उड़ा रही है। हे भगवान, क्या गरीब का नसीब कभी बदलता है क्या? मेरे बच्चों को भी मेरी तरह यही गरीबी और बेबसी झेलनी पड़ेगी क्या? मेरी मेहनत कभी हमारे घर में ठंडक ला पाएगी? लखन अपनी बेबसी में डूबा सोच ही रहा था कि अचानक उसकी झोपड़ी की सूखी घास से बनी छत आग की लपटों में घिर गई। तपती गर्मी ने जैसे उसके आखिरी आसरे को भी जलाने की साजिश कर दी हो। ममता और लखन अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में उनका घर जलकर राख हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे?
अब हम कहाँ रहेंगे? क्या कर सकता हूँ ममता, यह घर ही तो था जो हमें धूप और बारिश से बचाता था, पर अब वह भी चला गया। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे अब? घर जल सकता है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से अपने बच्चों के लिए छत बनाऊंगा। हम राख से भी नया आशियाना खड़ा कर लेंगे ममता। दिन भर लखन गांव में इधर उधर भटकता रहा। एक दुकान पर एक छोटा सा काम मिलता है, जिसके बदले लखन को मात्र 50 रुपए मिलते हैं। लखन 50 रुपए लेकर अपने परिवार के लिए नाश्ता लेकर आता है। अजी क्या हुआ? कोई काम मिला क्या? बच्चे दिन भर भूख और गर्मी से परेशान हैं। हाँ ममता, दिन भर काम ढूंढने के बाद एक आदमी ने मुझ पर तरस खाकर मुझसे कुछ बोरियां उठवाई और बदले में मुझे 25 रुपए दिए, जिससे मैं यह नाश्ता लेकर आया हूँ। तुम ये बच्चों को खिला दो, कल मैं फिर जाऊंगा और कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा। जैसे तैसे उन लोगों ने रात एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही लखन जंगल की तरफ जाता है और बहुत सारे सूखी घास ले आता है। और शाम होने तक लखन उनके लिए एक छोटा सा घर तैयार कर लेता है। ममता, शाम हो गई है, तुम बच्चों का ध्यान रखना। आज हम सबने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार भूखा सोए। ठीक है, मगर जल्दी ही आ जाइएगा, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ऐसा कहकर लखन घर से काम की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में उसका पुराना दोस्त हरीश उसे मिलता है। अरे लखन भाई, बहुत दिनों बाद नजर आए। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं हरीश भाई, पहले तो बच्चे गर्मी से परेशान थे, फिर उसके बाद सूखी घास की बनी होने के कारण हमारे घर की छत भी जल गई। इतनी तपती धूप में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पूरा एक दिन और पूरी एक रात मैंने एक पेड़ के नीचे काटी है। आज सुबह से ही जंगल से सूखी घास लाकर झोपड़ी बनाने में लगा हुआ था, इसीलिए सुबह से मेरा परिवार भूखा है। अभी मैं काम ढूंढने निकला हूँ ताकि अपने परिवार का पेट भर सकूं। अरे भाई, अगर तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है तो मैं तुम्हें एक जगह काम दिला सकता हूँ। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। फिर हरीश लखन को एक सेठ के पास लेकर जाता है। सेठ जी, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत मुसीबत में है, कृपा करके इसे कोई काम पर रख लीजिए। मेरे पास अभी सिर्फ मेरे खेतों का काम बचा है। एक और बात, खेतों में काम करने के लिए मेरे पास बैल नहीं है। मेरे दोनों बैल बीमार हैं। अगर तुम्हारे पास बैल है तो कल से खेत पर काम करने आ जाना। और हाँ, क्या तुम इतनी धूप में हल चला पाओगे? सेठ जी, मेरे पास बैल तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से ही आपके खेत को जोतना शुरू कर दूंगा। लेकिन तुम अकेले सारा काम कैसे करोगे? तुम्हें पता है ना कितनी चिलचिलाती धूप होती है। इतनी गर्मी में तुम काम कैसे कर पाओगे? सेठ जी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपके खेतों में मैं हल चला लूंगा। ठीक है, तो फिर मेरा खेत बहुत बड़ा है। इतनी गर्मी में तुम ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे ही काम कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दूंगा। सेठ जी, इतनी चिलचिलाती धूप में आपको तो पता है ना कितनी लू चलती है, और आप मुझे सिर्फ 100 रुपए ही देंगे। सेठ जी, ये तो बहुत कम है। देखो, तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं ये काम किसी और से करवा लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये काम करके अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, ताकि कम से कम गर्मी में थोड़ी ठंडक पा सके। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। ठीक है, तो फिर जाओ और कल से समय से काम पर आ जाना। इसके बाद हरीश और लखन दोनों सेठ के घर के बाहर आ जाते हैं। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे वजह से मुझे काम मिल गया, नहीं तो मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। क्या तुम मेरी एक मदद और कर दोगे? हाँ हाँ लखन, बोलो, तुम्हें और किस बात की परेशानी है?
भाई मेरे परिवार ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? कल सेठ मुझे जैसे ही पैसे दे देंगे मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? ले लो तुम पैसे। अब मैं घर चलता हूँ, शाम भी हो चुकी है। अब तुम भी खाने का सामान लेकर अपने घर चले जाओ। फिर हरीश अपने घर चला जाता है। लखन भी खाने का सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही लखन सेठ के घर की ओर निकल जाता है। खेतों पर पहुंचकर लखन अपना काम शुरू कर देता है। चिलचिलाती धूप में लखन पूरी मेहनत से अपना काम कर रहा था। लखन अपनी पूरी मेहनत सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा था। गर्मी की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बिना रुके वह अपना काम किए जा रहा था। इसी तरह शाम हो जाती है और सेठ वहां आता है। अरे वाह लखन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। या लो, आज के तुम्हारे 400 और कल समय से काम पर आ जाना। लखन खाने का सामान खरीदता है और घर चला जाता है। ये क्या जी, आप तो पूरे पसीने से लटपट हुए हैं। हाँ ममता, काम ही कुछ ऐसा मिला है। सेठ जी का खेत जोतने का काम मिला है, जिसके बदले में सेठ जी 400 दे रहे थे। तुम देखना, कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। आप हम लोगों के लिए खुद को इतनी तपती धूप में झोंक रहे हो। आप कैसे झेलेंगे ये सब? तुम मेरी चिंता मत करो ममता, तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगा और हमारे बच्चों को यूं गर्मी में जलना भी नहीं पड़ेगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब लखन के परिवार की स्थिति भी ठीक होने लगी थी। वह रोज तपती धूप में सेठ के खेतों में अपनी पीठ पर हल्का बोझ लिए हुए काम करता था। एक दिन लखन अपने घर आया तो ममता को उदास बैठे देखकर उसने पूछा, क्या हुआ ममता, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आदित्य की तबीयत बहुत खराब है। गर्मी की वजह से छोटू को लू लग गई। हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि छोटू को अस्पताल ले जा सके। तुम चिंता मत करो ममता, मैं देखता हूँ क्या कर सकूं। सबसे पहले लखन हरीश के घर का दरवाजा खटखटाता है। क्या हुआ लखन, तुम यहाँ कैसे? हरीश भाई, आदित्य की हालत बहुत खराब है। गर्मी की वजह से उसे लू लग गई है भाई। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लखन भाई, जितना हो सकता था मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन मेरा भी खुद का एक परिवार है और उसके भी कुछ खर्चे हैं। मैं भी तो तुम्हारी तरह एक गरीब आदमी हूँ। माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हरीश भाई, मुझे अब भी पैसों की बहुत जरूरत है। अगर मेरे बेटे को समय पर इलाज ना मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। भाई, क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? लखन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे हाथ अभी भी तंग है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर हरीश घर के अंदर चला जाता है। तभी हरीश की पत्नी उसे कहती है, क्या हुआ जी, कौन था दरवाजे पर जो इतना जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? अरे वह मेरा दोस्त लखन था। उसके बेटे को लू लग गई है और वह बहुत बीमार है, इसीलिए मुझसे पैसे मांगने आया था। मैंने उसे साफ मना कर दिया पैसे देने से। वह तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, फिर आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? अरे मधु, दोस्ती मैं तभी तक किसी से रखता हूँ जब तक मुझे उससे फायदा हो। चलो मान लिया, मैंने उसे उधार दे भी दिया तो वह मेरे पैसे लौटाएगा कैसे? उसका तो खुद का परिवार संभलता नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे पैसे लिए थे, वह अभी तक नहीं लौट आया। मुझे मैं कोई दानवीर नहीं हूं जो अपने पैसे दान करता चलूं। इधर लखन बहुत बेबस और परेशान था।
उसने अपने सभी रिश्तेदारों और जानने वालों से पैसे मांगे, लेकिन सभी ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया। छोटू की तबीयत भी और खराब होती जा रही थी। हार मानकर लखन गांव के मुखिया के घर मदद मांगने जाता है। मुखिया जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है और उसका इलाज जरूरी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों और जानने वालों से पैसे मांगे, लेकिन सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। अब एक आप ही से उम्मीद है। लखन, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। रिश्तेदार और दोस्त तभी तक साथ देते हैं जब तक इंसान के पास पैसा हो। लेकिन लखन, तुम तो जानते ही हो, गांव के जो भी छोटे मोटे काम चल रहे हैं वह मैं अपने पैसे से करा रहा हूं। अभी खुद मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लखन, अभी मेरे हाथ भी तंग है। तुम किसी और से मदद क्यों नहीं मांगते? मुझे उम्मीद है कोई और तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने साथ नहीं दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद रखा जा सकता है भला? अब तो वही होगा जो ईश्वर की मर्जी। इतना कहकर लखन मुखिया के घर से निकल जाता है। आज सबने साबित कर दिया कि कोई किसी का अपना नहीं होगा। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। लखन बीच रास्ते में ही चिंता के कारण बेहोश हो जाता है। तभी रास्ते से गुजर रही एक औरत की नजर लखन पर जाती है। अरे यह कौन है और यह रास्ते पर ऐसे बेहोश क्यों पड़ा है? मैं इसे ऐसे हालत में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। औरत लखन को अपने घर ले जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। थोड़ी देर बाद लखन को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था। छोटू की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। तुम ऐसी हालत में अपने घर कैसे जाओगे? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम बाद में अपने घर चले जाना। आप कौन हैं और आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप मुझे अपने घर ले आए और मेरी इतनी सेवा की। भगवान ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बनाया है। जब कोई परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सामने वाले की मदद करें। हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मारे या जिए, लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हो सकता है तुमने अब तक सिर्फ लोगों के बुरे चेहरे ही देखे हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि अच्छाई अभी भी बाकी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन सभी नहीं। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशानी में हो। मेरे बेटे को लू लग गई है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। मैंने सभी से मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आखिरी उम्मीद लेकर मैं गांव के मुखिया के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी मुझे चक्कर आया और मैं वहीं गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आंख खुली तो आप सामने थे। तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ। अनजान औरत लखन को बहुत सारे पैसे देती है। इससे तुम अपने बेटे का इलाज करा लेना और जो पैसे बच जाए उनसे अपना कोई व्यापार शुरू कर लेना। आप किसी भगवान से कम नहीं है। मैंने भगवान का नाम तो सुना था, आज देख भी लिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं भैया, ये बड़ी बात नहीं है। अब आप जल्दी से जाओ और अपने बेटे का इलाज कराओ। लखन जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज कराता है।
कुछ दिनों में आदित्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन ममता लखन से पूछती है, अजी, आपने बताया नहीं, हमारे छोटू के इलाज के लिए आप पैसे कहाँ से लाए थे? ममता, ये पैसे मुझे एक अनजान औरत ने दिए थे। वह एक बहुत अच्छी औरत थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि छोटू का इलाज इन पैसों से करा लूं और बचे हुए पैसे से कोई व्यापार शुरू कर लूं। सच में वह औरत किसी भगवान से कम नहीं थी। अजी, अभी तो हमारे पास बहुत पैसे बचे हैं, क्यों ना हम उन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर ले। तुम्हारी बात तो सही है ममता, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम जूस और मिल्क शेक बेचेंगे। गर्मी के दिनों में लोग ठंडी जूस का मजा ज्यादा लेंगे और मैं तो स्वादिष्ट जूस बना लेती हूँ। हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो ममता। गर्मी में हर कोई ठंडा ठंडा शरबत पीना चाहता है। मैं अभी बाजार से सामान ले आता हूँ। हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। लखन बाजार जाकर जूस का सारा सामान घर ले आता है। और अगले दिन से दोनों बाजार में अपना ठेला लगाते हैं। अरे लखन भैया, शरबत का कारोबार शुरू कर दिया क्या? अच्छा है, अच्छा है। अब जल्दी से मुझे ठंडी ठंडी शरबत पिला दो, देखूं तो कैसा शरबत बनाते हो आप। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। ये लो ठंडा शरबत, जल्दी से पकड़, बताओ कैसा बना है। वह आदमी जैसे ही शरबत पीता है, उसे शरबत इतना अच्छा लगता है कि वह 3-4 गिलास शरबत पी जाता है। अरे भाभी जी, ऐसा क्या मिला दिया है शरबत में? कितना स्वादिष्ट है यह शरबत। प्यास तो बुझ गई, लेकिन मन नहीं भर रहा। लगता है बस पिता ही जाऊं। ऐसे ही लखन की दुकान पर भीड़ पड़ती है और आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हो चुकी थी। लखन रोज ऐसे ही अपना ठेला बाजार में लगाता और उसका सारा शरबत बिक जाता। धीरे धीरे लखन की शरबत की मांग और भी बढ़ गई। अब लखन की स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।